नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी, एससीईआरटी से। तो उसी क्रम में आज 5वां चैप्टर जो है हमारा, वो है संस्थाओं के कामकाज। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे भाई कि ये संस्थाएँ क्या होती हैं, संस्थाएँ क्या हैं, न्यायपालिका क्या है, प्रधानमंत्री वर्सेस राष्ट्रपति, इनके बारे में, इनके संदर्भ में अलग-अलग तरह के कुछ जो भी वक्तव्य होंगे या फिर आम जो इसकी जानकारी होती है, लोगों के बीच में उसको साझा करेंगे। संसद के सदन कितने होते हैं, कार्यपालिका के सदन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कार्यपालिका का भाई क्या सदन है। सरकार का नागरिकों के प्रति क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस चैप्टर में ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे। पहला सदन, दूसरा सदन ये क्या होता है, ये देखेंगे। कौन बड़ा, कौन छोटा, किसका इम्पोर्टेंस क्या है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर या सहमति से ही कोई फैसला क्यों लागू होता है, ये भी देखेंगे। मंत्रिपरिषद क्या होता है, कैबिनेट में मंत्री कौन होता है, राज्य मंत्री कौन होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कौन होते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। विभिन्न मंत्रियों के प्रकार। प्रधानमंत्री के पद के कुछ अधिकार देखेंगे कि प्रधानमंत्री के क्या-क्या अधिकार होते हैं, उनका क्या कर्तव्य होता है। राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न पदों पर जो नियुक्तियाँ होती हैं, उसको देखेंगे कि किन-किन पदों पे वो नियुक्ति करते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे। क्या काम होता है, कैसे ये लोग काम करते हैं, सरकार के जो 3 अंग माने जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कौन किसके अधीन है या नहीं है, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि संस्थाएँ क्या हैं या संस्था क्या है। तो भाई लोकतांत्रिक देशों में जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग-अलग तरह की व्यवस्थाएँ की गई होती हैं, अलग-अलग तरह की जो व्यवस्थाएँ की गई होती हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं को क्या कहते हैं? संस्था, ठीक है? लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए, पूरा करने के लिए जो व्यवस्थाएँ की गई होती हैं, उन व्यवस्थाओं को क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लें तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? अब ये क्या है भाई? तो इंग्लिश में इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? तो यहाँ पर भाई क्या होता है कि नागरिक और सरकार के बीच के विवाद यहाँ पे सुलझाए जाते हैं। नागरिक और सरकार के बीच का जो विवाद होता है, यहाँ पे अंतिम रूप से क्या होता है? सुलझाया जाता है। तो ये एक संस्था हो गई, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? अगला हम लोग देख लेते हैं कि भाई सरकार का नागरिकों के प्रति क्या-क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो भाई सबसे पहले तो देख लेंगे कि शिक्षा की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, ये जो मुख्य आवश्यकताएँ होती हैं नागरिकों की, वो आवास की जिम्मेदारी, ये सब चीज़ें हैं सरकार की जिम्मेदारी। सुरक्षा की जिम्मेदारी, ठीक है? तो ये होता है भाई सरकार की जिम्मेदारियाँ नागरिकों के प्रति, ठीक है? अगला है भाई इसमें सब टॉपिक अपना कि भाई लोकतांत्रिक देशों में राजनैतिक जो अधिकार मिलते हैं, राजनैतिक अधिकार, इनका सबसे ज़्यादा कौन उपयोग करता है? सबसे ज़्यादा राजनीतिक अधिकार किसको, कौन इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है? तो भाई लोकतंत्र हम जानते हैं कि लोगों की इच्छा के अनुसार ही सरकारें बनती हैं। तो चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, चुने गए प्रतिनिधि, वो अपना सबसे ज़्यादा अधिकारों का ये लोग भाई प्रयोग करते हैं। राजनीतिक अधिकार सबसे ज़्यादा किन का प्रयोग कौन ज़्यादा करते हैं? तो चुने गए प्रतिनिधि यानी कि नेताजी लोग। अब भाई अगला है कि लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं, वो संस्थाओं पर विशेष जोर क्यों देती हैं? क्यों चाहती हैं कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ देश में मौजूद हों और इन पर ही ज़्यादा जोर क्यों दिया जाता है? तो इसका एक कारण है कि भाई संस्थाओं के माध्यम से लोगों से राय विचार यहाँ पे देखने को मिलता है कि राय विचार होकर कोई फैसला लिया जाता है। गलत फैसला जो है वो नहीं के बराबर की संभावना रहती है। गलत फैसला, जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं हो पाता है। तो इसलिए विभिन्न संस्थाओं पर कार्यभार को सौंपा जाता है, ठीक है? तो ये उससे लाभ है कि संस्थाएँ ज़्यादा होती हैं, तो यानी कि लोगों से राय विचार, अलग-अलग विभिन्न प्रकार के लोगों से उनके राय विचार लिए जाते हैं। इससे जल्दीबाजी नहीं हो पाती किसी फैसले में। उसके बाद साथ ही गलत फैसला होने की संभावना कम हो जाती है।
इसलिए लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर ज़्यादा जोर देती हैं। ठीक है। अगला है भाई ये लोअर हाउस और अपर हाउस क्या होता है, या फिर हिंदी में इसी को पहला सदन लोअर हाउस को और दूसरे सदन को क्या कहते हैं, अपर हाउस। तो ये चीज़ें कभी-कभी एग्जाम में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसको पहले सदन को लोकसभा के नाम से जानते हैं, लोकसभा, और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है लोकसभा। यहाँ पे भाई जनता के द्वारा चुने गए डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं, सीधे तौर पे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, चुने गए सीधे तौर पर। ठीक है। और यहाँ पर भाई, यहाँ पर मतलब कि परोक्ष तौर पर। ठीक है। यहाँ पर परोक्ष तौर पर। ठीक है। परोक्ष तौर पर यहाँ पे चुने हुए रहते हैं और ये कुछ विशेष काम करते हैं। ठीक है। और ये जनता के लिए सीधे डायरेक्ट काम करते हैं, सीधे तौर पर। ठीक है। यानी कि जनता के, ये जो है जनता की तरफ से असली अधिकारों का प्रयोग ये लोग करते हैं, लोकसभा वाले। ठीक है। लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं, और ये कुछ विशेष काम करते हैं। अब भाई इस विशेष कार्य में क्या है, तो आप देख सकते हैं कि किसी विशेष, विभिन्न राज्य, विशेष क्षेत्र, संघीय इकाइयों इत्यादि की ये लोग क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, संघीय इकाइयों की। ठीक है। तो इनका ये काम हो गया विशेष कार्य में। विभिन्न राज्यों, विशेष क्षेत्रों, संघीय इकाइयों की ये लोग निगरानी करते हैं, और इनको अपर हाउस, राज्यसभा के रूप में हम जानते हैं, ये दूसरा सदन। ठीक है। अब अगला सब टॉपिक है भाई, थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं, नजर डालते हैं कि संसद के सभी कार्य या फैसले जो भी हैं, ये राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही क्यों लागू होता है। ठीक है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी का पढ़िएगा तो ये दिया हुआ है भाई, संसद का जो अंग है ये राष्ट्रपति होते हैं। संसद के अंग जो है आप जानते होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। लेकिन जो ये राष्ट्रपति साहब हैं, ये राष्ट्रपति, इनके आमतौर पर अ, इनके हिस्सा नहीं होते, लोकसभा और राज्यसभा के ये हिस्सा नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ से जो प्रस्ताव इन दोनों जगह से पारित होके आता है, तो इनकी मंजूरी लेना हमें आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये निष्पक्ष रूप से फिर उस पर अपना विचार विमर्श करके, अपने विवेक का प्रयोग करके और फिर कोई निर्णय ले पाते हैं। ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कोई विधेयक लागू होता है, और उसके बाद ही मतलब कोई फैसला अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अगला है भाई कि किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के कितने अंग होते हैं। कार्यपालिका के अंग। ठीक है। तो कार्यपालिका का अंग मेरे ख्याल से आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये जानिए कि ये भी दो तरह के होते हैं। एक अस्थाई, और एक, हो सकता है जानते भी होंगे, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, एक अस्थाई। अस्थाई वाले को राजनैतिक भी के रूप में भी जानते हैं, राजनैतिक कार्यपालिका। ठीक है। अब इसमें भाई राजनेता ही आएंगे, जैसे कि देखिए, एक होता है अस्थाई। इसमें क्या है कि लोक सेवा आयोग के जो कर्मचारी होते हैं, आमतौर पर आप समझ सकते हैं इसको, कि अस्थाई जिनकी नियुक्ति जो है वो एक लंबे समय के लिए की जाती है। क्या होता है भाई, तो वो लंबे, तो ये जो अधिकारी लोग होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है या फिर इनका जो चयन होता है, तो भाई एक लंबे समय के लिए होता है। लेकिन जो ये राजनीतिक जो का, या राजनीतिक और या अस्थाई वाला जो अंग है, इसमें जो है नेताजी लोग, ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। आमतौर पर 5 वर्ष या 6 वर्ष, तो एक निश्चित अवधि के लिए लोग चुने जाते हैं। लेकिन इनकी अवधि जो होती है, जो सरकारी सेवकों की, वो क्या होती है, ज़्यादा समय के लिए होती है, 60 प्लस 65 तक। ठीक है। लगभग। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है कि अस्थाई और अस्थाई भाई कार्यपालिका के अंग दो कैसे हुए। हमने देखा कि एक अस्थाई और एक राजनीतिक, यानी कि जनता के द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को क्या कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका। जबकि जिन्हें लंबे समय तक के लिए नियुक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, अस्थाई कार्यपालिका। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। चलिए, अब भाई देख लेते हैं मंत्री जी लोग, मंत्री वर्सेस नौकरशाह। ठीक है। अब इसमें कभी कभी विवाद की तो बात नहीं है, क्योंकि ये जनता से डायरेक्ट चुन के आते हैं,
और ये नौकरशाह जो हैं ये परीक्षा पास करके आते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, परीक्षा पास किए हुए जो नौकरशाह होते हैं भाई रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले जॉब छोड़ के भी मंत्री बन सकते हैं। ये भी चीज़ें अपने देश में लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है। लेकिन नौकरशाह में ये क्या है कि नौकरशाह को किसी खास विषय वस्तु की जानकारी जो होती है वो ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जनता की इच्छा पे आए हुए जो हैं वो क्या है, मंत्री। तो इनमें भी कभी-कभी विवाद हो जाता है, देखने को हमें मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्रालय का आप उदाहरण देखेंगे तो वित्त मंत्रालय में जो वित्त मंत्री हैं, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नौकरशाह लोग हैं, ठीक है? उनको अर्थशास्त्र की जानकारी ज़्यादा होगी, ठीक है? तो उसी तरह से है। अब इसी में हम देख लेंगे कि भाई मंत्री क्या कारण है, इसमें जैसे दिया हुआ है कि मंत्री लोग ज़्यादा फैसले वही फैसले क्यों लेते हैं? क्योंकि भाई लोकतंत्र है तो जनता की इच्छा जो है वो क्या है, सर्वोपरि, ठीक है? तो इसलिए और जनता ने चुन के किसको भेजा है, तो मंत्री लोगों को, और यही लोग बैठते हैं सदन में। तो फिर मंत्री ही फैसले लेने के लिए ज़्यादा अधिकृत हो जाते हैं। तो मंत्री ही ज़्यादा फैसले लेने का काम कौन करते हैं, मंत्री लोग, ठीक है। अगला है भाई कि कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट की बैठक क्यों होती है, क्यों मनाया जाता है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो कैबिनेट मंत्री भाई सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टी अगर बनी हो तो उसके विशिष्ट नेता होते हैं। क्या होते हैं, विशिष्ट नेता, ठीक है, जो अनुभवी हो। ये प्रमुख मंत्रालयों के क्या होते हैं, प्रभारी होते हैं। जो अलग अलग मंत्रालय हैं हमारे देश में या किसी लोकतांत्रिक देश में, उनके क्या होते हैं, प्रभारी होते हैं। और ये प्रमुख डिसीजन लेते हैं अपनी बैठक करके, ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के नाम पर फैसले लेने के लिए बैठक बुलाते हैं। मंत्री परिषद के नाम पर अपनी बैठक बुलाते हैं ये लोग। और ये भी कहा जाता है कि भाई देखिए, मंत्री परिषद जो शब्द है इसमें सारे सब प्रकार के मंत्री आते हैं, सारे मंत्री, ठीक है। और सभी मंत्रियों का एक जगह मिल के किसी भी बात विवाद पे चर्चा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है समय समय पर। तो इसलिए क्या होता है कि जो अनुभवी जो मिनिस्टर होते हैं, जो अलग अलग विभिन्न मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, उनकी बैठक कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से, जिसको कहते हैं कैबिनेट मीटिंग, ये लोग अपनी बैठकें कर लेते हैं और ये माना जाता है कि भाई मंत्री परिषद की ही ये बैठक हो गई, ठीक है। तो इसलिए इसमें लगभग कैबिनेट मिनिस्ट्री में लगभग 20 के आसपास इसमें मंत्री रहते हैं और ये आप बैठक कर लेते हैं। यानी कि कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के नाम पर फैसले लेने के लिए बैठक करते हैं। क्लियर हुआ, कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद की बैठक के नाम पर अपने फैसले लेते हैं, अपनी बैठक करते हैं, ठीक है। अगला है भाई प्रधानमंत्री का जो पद है, प्रधानमंत्री के कार्य देख लेते हैं कि क्या कार्य है। तो भाई सरकार के प्रमुख होने के नाते इनके पास क्या होते हैं, व्यापक अधिकार होते हैं, व्यापक अधिकार, ठीक है। उसके बाद ये ही कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं। जो भी मैंने आपको ऊपर कैबिनेट के बारे में बताया कि कैबिनेट की जो बैठक होती है वो मंत्री परिषद की बैठक के रूप में जानी जाती है। तो कैबिनेट की अध्यक्षता कौन की है, प्रधानमंत्री, ठीक है। कैबिनेट की अध्यक्षता ये निगरानी करते हैं, विभिन्न विभागों की निगरानी करेंगे। प्रधानमंत्री ही अन्य मंत्रियों को उनका कार्यभार सौंपेंगे या उनके काम का विवरण पुनर्वितरण इत्यादि करेंगे। विवरण या पुनर्वितरण इत्यादि कौन करेंगे, प्रधानमंत्री ही करेंगे। अलग अलग मंत्रियों को उनके उनके कार्यों की निगरानी भी करेंगे। हाँ, इनके सलाह पर भाई राष्ट्रपति अलग अलग मंत्रियों को, विभिन्न मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बर्खास्त भी कर सकते हैं अलग विभिन्न मंत्रियों को अगर अपेक्षित कार्य न कर पा रहे हो तो। विभिन्न विभागों के में अगर विवाद होता है तो विवाद में जो अंतिम निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री का ही होगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच के कड़ी का काम करते हैं, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हैं, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम करते हैं ये प्रधानमंत्री। और भाई प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो समझ लीजिए
कि पूरा मंत्रिमंडल जो है समझा जाएगा कि इस्तीफा दे चुका है, पूरा मंत्रिमंडल, ठीक है। प्रधानमंत्री का अगर इस्तीफा इस्तीफा देते हैं तो ठीक है, पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, स्वतः ही माना जाएगा कि समाप्त हो गया भाई। अगला एक सब टॉपिक है भाई कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालक की भूमिका में सिर्फ कहने के लिए क्यों माना जाता है, कि सिर्फ कहने के लिए वो कार्यपालिका के प्रमुख है। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, तो सिर्फ ये कहने के लिए क्यों, ऐसा क्यों है भाई, देख लेते हैं उस बारे में। भाई राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्र के आपके अध्यक्ष होते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है वो, अगर देखा जाए तो ब्रिटेन की तरह, ब्रिटेन के जो राजा होते हैं उनकी तरह ये अलंकारिक अलंकारी टाइप का सिद्ध होता है। लेकिन भाई राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं पर काम पर निगरानी रखते हैं, ठीक है। राजनीतिक संस्थाओं के काम पर निगरानी रखते हैं ताकि वह राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर काम कर सकें। और राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, जनता द्वारा इनका जो चयन है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। जबकि प्रधानमंत्री का जो पद है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति साहब जो है भाई प्रत्यक्ष रूप से जनता जनादेश का वो दावा नहीं कर सकते, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो, प्रधानमंत्री का पद जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के जनादेश का दावा कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा दावा कर सकते हैं, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति कहने के लिए कार्यपालिका की भूमिका में, मतलब कहने के लिए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वास्तव में इनके बहुत सारे विवेकाधिकार हैं। तो कभी कभी ये विवादित क्वेश्चन बन जाता है और बीपीएससी मेंस वगैरह में ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यही कारण है उसका। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करते हैं, तो इनकी नियुक्ति देख लेते हैं भाई, नियुक्ति की किनको किनको नियुक्त करते हैं। तो राज्यपाल को की नियुक्ति करते हैं, ये विभिन्न राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। फिर उसके बाद ये अलग अलग देशों में राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। उसके बाद सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी नियुक्तियाँ हुई, और भी बहुत सारी हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। अगला भाई कि लोकतंत्र में जो हम लोग देखे थे कि देखिए यहाँ पे जैसे न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होती है, ये विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र होती है, निष्पक्ष होती है, इनके अधीन नहीं होती है विधायिका और कार्यपालिका के। इसका क्या कारण, क्या रीजन है भाई, तो इन तीनों में पहले अंतर समझ लेते हैं। विधायिका जिनको आप चुन के भेजते हैं, जो संसद में के सदनों में विधि बनाते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है, तो वो हो गए विधायिका, जैसे मंत्री। और कार्यपालिका जो ये कानून बन गया उसको लागू किया गया, तो लागू करने का काम ये कार्यपालिका करती है, जैसे पुलिस, ठीक है भाई, जो नियम कानून बना है उसको ये लागू करेगी पुलिस, ठीक है। और इन दोनों में अगर यहाँ पे कोई विवाद हुआ, कोई कुछ गड़बड़ी हुई, तो सीधे लोग कहाँ चले जाते हैं, न्यायपालिका के पास न्याय मांगने के लिए, कि भाई ये जाती हुई ये वाद विवाद हुआ है, तो उसको न्यायपालिका देखता है। फिर ये न्यायपालिका दोनों चीजें देखती है, पहले विधि देखेगी कि नियम क्या बना था, फिर कार्यपालिका का देखेगी कि इसने क्या काम किया, किस वजह से इनको अरेस्ट किया, या फिर इस तरह की चीजें जो है ये न्यायपालिका देखती है। क्लियर। अब ये न्यायपालिका का अगर डिफिनीशन आप देखना चाहें तो देख लीजिए कि देश के विभिन्न स्तरों पर, देश के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अदालतों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं, न्यायपालिका के सामूहिक रूप को, स्वरूप को न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। तो देश के विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया पूरे देश का, फिर उसके बाद हाई कोर्ट हो गया राज्य में, उसी तरह से जिला में देख लीजिएगा। तो ये सब इनके विभिन्न स्तरों पर जो भी इनका समूह, सामूहिक रूप से इसको क्या जानेंगे हम लोग, न्यायपालिका। अगला है कि भाई न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती है, क्यों, तो न्यायपालिका की यहाँ पे स्वतंत्रता है भाई, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या मतलब होगा, तो यही है कि भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण में नहीं है।
न्यायाधीश जो हैं वो सरकार के निर्देश सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के अनुसार काम नहीं करेंगे। सत्ताधारी अगर कोई पार्टी है तो उसकी मर्जी के अनुसार वो काम नहीं करेंगे और इस कारण से आधुनिक लोकतंत्र में जो अदालतें हैं विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं, ताकि लोगों को अधिक से अधिक निष्पक्ष और उचित न्याय मिल सके। ठीक है, न्याय मिल सके। क्लियर? तो भाई इस चैप्टर में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैप्टर में हमने सीखा कि भाई सर्वोच्च न्यायालय संस्थाएं क्या होती हैं, सर्वोच्च न्यायालय संस्था किस प्रकार से काम करती है, प्रधानमंत्री के अधिकार क्या होते हैं, राष्ट्रपति वर्सेस प्रधानमंत्री के कुछ हम लोग देखे विवादित जो भी कुछ टिप्पणियां होती हैं उस पर हमने देखा। फिर संसद के कितने अंग होते हैं वो देखा। राष्ट्रपति के क्या क्या काम होते हैं वो देखा हमने कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कोई अधिनियम कैसे बनता है, कैसे कोई फैसला लागू होता है। ये चीज़ें हम लोग देखें। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।